तो हेलो दोस्तों, आज ये जो मैट्रिक्स में जो सममित और विषम सममित होता है, सममित और विषम सममित जो मैट्रिक्स होता है, विषम सममित, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, वो अपन देख लेते हैं। और उन प्रॉपर्टी में भी जो जिसमें जो लॉजिक काम कर रहा है ना, लॉजिक अपना याद करने का, वही अपन देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, तो जो सममित, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सममित होता क्या है। हाँ भाई, सममित मैट्रिक्स है वो होता क्या है कि जिसको, जैसे कि ये कोई है तो ए बी सी और डी, ये कोई मैट्रिक्स है, तो ये सममित कब होगा? जब विकर्ण, ये जो विकर्ण अवयव है, इसके इधर वाले और इधर वाले जो अवयव है वो सेम हो। जैसे कि ये बीच में क्या है, विकर्ण है, और विकर्ण के इधर वाला और इधर वाला वो सेम हो। ठीक है, सीधी सा। अब ये कितने भी हो सकते हैं, ये तो 2/2 कोटि का है, तो 3/3 का भी हो सकता है। तो विकर्ण ले लो, उसके उधर वाले और इधर वाले अवयव सेम टू सेम हो और सेम जगह पर भी हो, जैसे जितने इधर है उतने इधर हो। तो ये मेन चीज़ है। इसके अलावा मैट्रिक्स क्या होता है कि आप रो को कॉलम में शिफ्ट कर दो और रो को कॉलम में शिफ्ट कर दो, या कॉलम को रो में शिफ्ट कर दो, तो उससे सेम ही आपको प्राप्त होगा। जैसे ये ए है, तो अगर मैं इसको वो कर दूँ, जैसे कि ए बी है, ये कॉलम है, इसको कॉलम को मैं रो बना देता हूँ, तो ए और ये बी। अब ये वाला कॉलम है, इसको मैं रो बना देता हूँ, यानी कि बी और डी, तब भी ये सेम टू सेम प्राप्त हो गया। और इसको बोलते हैं ये टी, ए टी। तो ए बराबर ए टी है, तब वो क्या है, सममित होता है। इसको ए को अपन सममित बोलेंगे अगर ए बराबर ए टी है, यानी कि इसका जो परिवर्त है वही सेम आ जाए तो भी ये सममित है। और अगर विकर्ण अवयव के इधर वाले और इधर वाले अवयव सेम टू सेम हो, तब भी वो क्या होता है, सममित। ठीक है, अब सममित के जो गुण है ना, वो ये देखते हैं कि लॉजिक वाला गुण देखते हैं। अब ए है ए, तो ए की जो घात है ना, घात, ए की जो घात है, अगर ए, यानी कि ए क्या है आपका, सममित है ना, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, यानी कि ए आपका सममित है, तो ए की जो घात होगी, ए की जो घात होगी, है ना, जैसे कि A1 A2 A3, ये सभी क्या होंगे आपके, सममित। अगर ए सममित है तो ए अगर सममित है, अब ए यहाँ पर है क्या, ए वही वर्ग मैट्रिक्स, मैंने कहा था कि वर्ग मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ए क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है एक, और सममित है। तो एक की जो घात है वो आपकी सभी घातें सममित होगी, और एम बिलोंग्स टू एन होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि बढ़ती हुई। एक और चीज़ इसमें आता है, एक ए इनवर्स, ये भी आपका क्या होगा, सममित होगा। ठीक है, एक आता है, अगर ए सममित है तो ए टी भी तो सममित होगा। भाई ए बराबर ए टी है, ए सममित है तो ए बराबर ए टी, तो ए सममित है तो ए टी भी सममित, ये ए टी भी सममित ही है, और ए टी सममित है तो ए सममित है, तो इसलिए ए भी सममित, ए टी भी सममित, ये वाली चीज़ आ गई। इसके अलावा अगर मैं इसको ये कर दूं कि के ए, ये भी सममित है, और के ए टी ये भी तो सममित है, ये भी आपका सममित हो जाएगा। या फिर ए टी को मैं ये लिख दूं, ये इसको मैं अचर पद से गुणा कर दूं, तब भी ये सममित ही रहेगा, तब भी ये क्या रहेगा, सममित ही रहेगा। अब आती है क्या बात, ये पता चलेगी आपको, घात वाला, यानी कि जिसके ऊपर लग रहा है वो सब सममित आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ लाते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, इसके ऊपर परिवर्त लगा देता हूँ, तो इसके ऊपर मैंने परिवर्त लगाया। अच्छा, ये सममित है तो इसका परिवर्त भी सममित होगा, तो ये भी सममित, इसका भी परिवर्त सममित, इसका भी परिवर्त सममित, और इसका भी परिवर्त सममित। सममित कैसे?
के तो इसमें से ऐसे बाहर निकल जाएगा वैसे ही, क्योंकि के तो अचर है, के पे तो काम करेगा ही नहीं। और जो ए टी है, यहाँ पर भी देखो ए टी टी, टी का टी करेंगे तो वापस ए आ जाता है, तो ए तो पहले से सममित था। तो ये वाली चीज़ आ गई आपको समझ में। ये है जब ए क्या हो आपका सममित हो, तब ये वाली चीज़ काम करेगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये वाली है, बस ये थोड़े रटने वाली चीज़ है कि बी टी और ए बी ये आपका सममित होगा। देखो अगर ए और बी है तो ये तो आपका होता है विषम सममित, और बी आपका क्या था, कोई सममित ही होगा। ये बी टी आ गया, फिर इसको क्या कर दिया गुणा, तो इसमें कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा, बस इसको आपको रटना है। अगर अपन ये करके देखते हैं ना तो सममित ही आता है ये, इसको बस प्रूफ कर सकते हैं, बाकी इसको अभी इसमें इनमें लॉजिक काम कर रहा है कि एम पावर वाला ये सब। अब ऐसा ही अगर ए क्या हो आपका सममित हो, है नहीं विषम सममित हो, ए आपका क्या हो विषम सममित हो, तब इसमें क्या करेंगे कि ए की जो पावर है, अब ए की पावर कैसी, जो सम हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए की जो कौन सी पावर हो समघात, या समघात को अपन क्या लिख सकते हैं 2n, ये लिख सकते हैं। तो जो समघातें होंगी वो तो आपकी होगी सममित, सममित होगी। कैसे भाई, ए है ए आपका क्या है, ए की पावर 1 विषम सममित है, ये दिख रहा है। ए की पावर 2 सममित, ए की पावर 3 ये विषम सममित, फिर ए की पावर 4 सममित, तो ऐसे करके। और जो ए की जो विषम घातें हैं, विषम घातें वो आपकी विषम सममित हो जाएगी, वो आपकी विषम सममित हो जाएगी। यानी कि मैं ये कह दूं कि A1 A2 A3 A4, तो ये तो विषम सममित और ये सममित। ठीक है, अब इसी के ऊपर अगर मैं T लगा दूं, यानी कि 2n, तो ये मैंने T लगा दिया, अगर ये सममित है तो ये भी सममित हो जाएगा। अगर ये विषम सममित ये था तो A2n+1 ये आपका विषम सममित है, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे विषम है, तो इसके ऊपर मैं T लगा दूंगा तो ये भी विषम सममित हो जाएगा। अब विषम सममित आता कैसे है, जब a बराबर -80 हो, जब a बराबर -80 हो, यहाँ पर तो a बराबर 80 था और यहाँ पर a बराबर -80 हो, तब यहाँ पर क्या आएगा आपका विषम सममित आएगा। ये चीज़ थी। अब ऐसे ही इसमें आ जाएंगे ये के ए है ये, अब ए की पावर 2n है, यहाँ पर k लग जाएगा तो वही आ जाएगा घूम फिर के, ये सममित है तो ये भी सममित हो जाएगा। तो ये थी मेन लॉजिक वाली बात। और इसमें जो ये वाला पॉइंट था, यही वाला पॉइंट इसमें भी आ जाएगा, बी टी ए बी। अब इसमें तो ए अगर सममित था तो ये पूरा ही सममित था, लेकिन इसमें ए विषम सममित है तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा आपका विषम सममित हो जाएगा। तो ये जो मेन चीज़ थी लॉजिक वाली चीज़ थी, इसमें लॉजिक से याद रख सकते हैं कि जो एम है वो वाला और जो टी टी है, तो जो टी के अंदर है वही टी वाला होगा। जो टी के अंदर सममित, अगर टी के अंदर क्या है विषम सममित है तो टी भी विषम सममित हो जाएगा। अगर टी सममित है तो टी के अंदर सममित है तो बाहर वाला भी सममित हो जाएगा। कुछ भी मान लो, कुछ भी, जैसे कि मान लो कि ए बी सी डी, अगर ये सममित है तो इसका जो टी आएगा वो सममित ही आएगा, ऐसा ध्यान में रखना है। इसके आगे देखते हैं अभी। तो आगे जो मैट्रिक्स का था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, उसमें और कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं। सबसे पहले तो अब मैट्रिक्स के आगे जो आता है वो होता है अपना सारणिक होता है, और सारणिक में
सारणिक में जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये मैट्रिक्स है, जो अपनी जो वर्ग मैट्रिक्स होती है, वर्ग मैट्रिक्स, ये मैंने पहले भी बता रखा है कि जो वर्ग मैट्रिक्स है उसी का सारणिक निकलता है। यानी कि कोई मैट्रिक्स होगा तो वो n/n या m/n है ना, तो उस कोटि का होगा, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स होगा, तभी उसका क्या निकलेगा, आपका सारणिक। सारणिक को इस चिन्ह से अपन मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सारणिक का मान उसी का निकलेगा, और वर्ग मैट्रिक्स नहीं है तो उसका सारणिक निकलेगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब सारणिक निकालने के लिए अब सेकंड मैट्रिक्स मेरे को याद नहीं है कि अपन ने पढ़ ली कि नहीं पढ़ी, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स जो सखंडज होता है, सखंडज क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि A B C D E F G H और ये I, ये कोई मैट्रिक्स है, तो पहला कॉलम यानी कि ये कौन सा अवयव है, ए फर्स्ट ये वाला अवयव है, तो सखंडज, जो पहला सखंडज होगा वो होगा A11। इसको अपन सखंडज को एडजॉइंट बोलते हैं, सखंडज को, है ना। तो ये जो सखंडज है उसको अपन A11 से दर्शा सकते हैं। तो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो ये जो बचा यही आपका क्या है, सखंडज है। यही आपका क्या है, सखंडज है। अब इनको गुणा कर लो, जैसे कि EI और -F और H। तो सारणिक सबसे पहले बता दें कि सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। जबकि ये जैसे कोई ये ABCD, तो सारणिक को यूँ गुणा कर दो और यूँ गुणा कर दो, और बीच में क्या जाता है, -AD-BC। ये आपका सारणिक का हल हो गया, ये आंसर आ गया। इसमें होता क्या है कि जो जैसे कि फर्स्ट रो है या फिर फर्स्ट रो को मतलब आप जो जैसा अवयव है ये, जैसे कि ये A11 है, तो 1 और 1 इसका योग क्या होता है, सम। तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो प्लस आएगा। अब यहाँ पर क्या है, A12, ये वाला अवयव कौन सा है, A12। ठीक है। तो A12 है, तो इसके लिए यहाँ पर चिन्ह आता है क्या, माइनस, क्योंकि ये विषम है। ठीक है। और आगे और कोई आ जाएगा A13, इसका योग क्या है, आपका सम है, तो उसके लिए प्लस चिन्ह आता है। तो वही काम यहाँ पर होगा। तो जो A11 है, अब देखो इसके लिए निकाल रहा हूँ मैं सबसे पहले, इसके लिए A11 के लिए, तो ये है, तो ये क्या आएगा आपका, प्लस में ही रहेगा, यानी कि इसको ये करा और ये आ गया। अगर मैं A12 के लिए सखंडज निकालूंगा तो ये A12 आ जाएगा। A12 का मतलब इसके अवयव के क्या कह दो, रेस्पेक्ट में, सापेक्ष कह दो। तो ये इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इस वाली को छोड़ो, इस वाली को छोड़ो, तो ये और ये, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं पहले लगाऊंगा माइनस, और फिर क्या लगाऊंगा, ये, इसको गुणा करेंगे, तो DI - GF, ये आपका सखंडज हो गया। तो ऐसे ही आपको सभी अवयव, यानी कि इसमें जितने अवयव हैं उतने ही अवयव सखंडज मैट्रिक्स में होते हैं। सखंडज मैट्रिक्स जो होती है, सखंडज मैट्रिक्स जो होती है उसमें भी जितने अवयव इसमें हैं उतने ही इसमें होंगे। तो इनको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि A11, A12, A13, इधर A21, 22, 23, और इधर A31 और इधर A3, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये आपकी सखंडज मैट्रिक्स हो गई। सखंडज क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो सारणिक निकालते हैं अपन, तब इसके मान की आवश्यकता होती है। ये जो सखंडज पता होना चाहिए, सखंडज होता क्या है, और जो उपसारणिक है, एक होता है उपसारणिक। तो उपसारणिक भी इसके जैसा ही है। सखंडज तो ये आ गया समझ में कि ये लेना है और चिन्ह समेत लेना है, और जो उपसारणिक होता है ना, वो बिना चिन्ह के, यानी कि
ये क्या है आपका उपसारणिक, और ये आपका क्या है उपसारणिक। इस चिन्ह को हटा दो, बाकी जो बचा वो उपसारणिक है। ठीक है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि AEFHI, तो ये जो है ये आपका क्या है उपसारणिक है। और जो मैं यहाँ पर चिन्ह लगा दूंगा, जैसे कोई प्लस लगा दिया या माइनस लगा दिया, तो ए के अलावा ए तो हट जाएगा, और ए के अलावा जो बचा वो आपका सखंडज है। यानी कि सखंडज तो लेते हैं चिन्ह समेत। चिन्ह समेत मतलब कि ये वाला चिन्ह। अब यहाँ पर अगर सम है तो ये प्लस हो जाएगा, विषम है तो ये माइनस का माइनस रह जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि कहाँ बताया था, हाँ ये सम और विषम का, तो ये वाला इसके आगे चिन्ह आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सखंडज होता है, सखंडज और मैट्रिक्स में अंतर क्या है, अगर कोई संबंध पूछे तो संबंध हो जाएगा ये कि जो ए है, ए यानी कि ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर इसको, हाँ इसको ऐसे लिख देते हैं AIJ। ठीक है, बराबर एम, एम का मतलब है मैट्रिक, ये उपसारणिक है, ये एम का मतलब है उपसारणिक। इसमें और इसमें फ़र्क था ना, तो वो यही फ़र्क था। कौन सा था, ये दोनों बराबर तो है, लेकिन कैसे बराबर होते हैं, -1n, ये बराबर होते हैं। जब इसके साथ में चिन्ह लग जाता है तब आपका एडजॉइंट ऑफ ए आपको प्राप्त हो जाता है। इतनी बात आ गई होगी समझ में। तो ये सखंडज और जो उप मैट्रिक्स है, इनका क्या है कि ऐसे काम है, इसलिए जो कन्फ्यूजन यही हो जाता है कि उपखंड जो सखंड कौन सा है और जो उपसारणिक है वो कौन सा है। तो उपसारणिक को एम से दर्शाएंगे और सखंडज को अपन ए से दर्शाएंगे। अब सखंडज की आ गई बारी, तो अब अपने को उपसारणिक का मान सारणिक का मान निकालना। सारणिक का मान एक बार देख लेते हैं कि सारणिक का जो है ABC और DEF GHI, ये अपने पास 3/3 का क्या है अवयव है, यानी कि मैट्रिक्स है। इसकी सारणिक यानी कि ये A बराबर है, इसकी सारणिक निकालेंगे ना तो A यहाँ पर लगाएंगे 2 डंडे। ये जो सारणिक का चिन्ह है डिटर्मिनेंट का, ये चिन्ह ये होता है। तो यहाँ पर में क्या जाएगा ABC DEF और GHI। तो ये दिख तो रहा है सही, ठीक है, इसको और सही दिख जाएगा। तो यानी कि जो वर्ग मैट्रिक्स है उसी का क्या निकलेगा, सारणिक निकलेगा। और सारणिक निकालने के लिए ये 2 डंडे लगाने पड़ेंगे, 2 डंडे इसका चिन्ह होता है सारणिक का, तो ये वाला चिन्ह हट जाएगा तो ये लग जाएगा यहाँ पर। अब सारणिक का क्या है कि संख्यात्मक मान होता है, जबकि अवयव का नहीं होता। तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, कोई भी रियल नंबर मान लो या कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, कुछ भी आ सकता है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी रो को ले लो या किसी भी कॉलम को ले लो, किसी को भी, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको या किसी को भी। तो जैसे अगर अपन ये वाली रो लें, तो सबसे पहले ए को लो, ठीक है। इसके बाद में इसका जो सखंडज है या उपसारणिक है उसको ले लो, तो ये वाला है, ठीक है। इसका वो गुणा करा के EI - FH हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, ये तो प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और B उतार देंगे। और B का जो उपसारणिक है वो कौन सा है, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो ये और ये बचा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में क्या है प्लस C, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो ये और ये बचा, तो इनको यहाँ पर उतार देंगे। बस ये 3 स्टेप करने हैं। 3 स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका जो हल है सारणिक का वो आ जाता है। अब इसमें मेन चीज़, ये तो सबको आता भी है, लेकिन अपन जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देख रहे थे वही देख लेते हैं।
ये थोड़ा सा बस वही है। अच्छा, अब इसमें जो पद आए थे ना वो कितने आए थे? वो 9 पद आए थे। अगर 9 क्या 6 पद आए थे। अगर आपको ध्यान हो तो इसमें क्या है कि जो हल करे थे ना अपन, उसमें कितने पद आए थे? 6 पद आए थे। यानी कि अगर n कोटि का कोई n कोटि का कोई सारणिक है तो उसमें जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी? n फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि तीन पद तो आए थे और प्रत्येक में 2 2 थे तो 6 हो गए। तो ये जो कोटि में ये किसकी संख्या है? ये पदों की संख्या, ये पदों की। अवयवों की संख्या तो 9 होती है। अवयवों की संख्या तो मतलब 9 का मतलब 9 का मतलब कि n/n होगी, n² होगा। यानी कि अवयवों की संख्या तो ये, लेकिन पदों की संख्या हल करने में जो पद आएंगे वो कितने होंगे आपके? n फैक्टोरियल। ठीक है, छोड़ो इसको। मेन बात पे आते हैं कि जो मैट्रिक्स का जो अवयव का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है आपका? एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए, ये होता है।